हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 के 16 अक्टूबर 2022 के पेपर को, जो कि आपके फर्स्ट मीटिंग में कंडक्ट कराई गई थी। ये आयोग द्वारा जारी की गई मास्टर सेट है ऑफिशियल। ओके, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो जो आपकी हड़प्पा से डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो भी कांस्य की है, वो किस तकनीकी से बनाई जाती थी? तो मोम लोपित ढलाई या कास्टिंग मेथड कहा जाता था उसे। इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहा जाता है। ओके, तो इस तकनीकी या टेक्निक से बनाई जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो थानेसर से स्थानांतरित राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। ओके, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में इसने अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। ओके, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी? तो वो कौन था? हर्षवर्धन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो गुरिल्ला पद्धति का यूज कौन करता था? तो मराठा साम्राज्य के लोग करते थे। ओके, छापामार रणनीति या गुरिल्ला रणनीति। ओके, छिपकर वार करना, इसे ही कहते हैं छापामार या गुरिल्ला रणनीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजी भाषा के विकास पर जोर दिया था और इसी में ही और अंग्रेजी भाषा के विकास में इन्होंने जो है इंटरेस्ट दिखाया था। ओके, यानी उत्सुकता दिखाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मांग करने वाले कार्यकर्ता का नाम क्या हो जाएगा? हजरत मोहानी। ओके, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? पूर्ण स्वराज की मांग हजरत मोहानी ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा लिया गया था 1905 में। ओके, तो इसी की वजह से ही बंगाल विभाजन की ही वजह से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओके, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ओके, चलिए, खिलाफत के मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत का मुद्दा गांधी जी ने इसलिए उठाया था क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो 1935 का एक्ट आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो 1935 का एक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, यहाँ से देखिए सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो कह रहा है इसमें प्रावधानों में एक अंतिम उदाहरण क्या है? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो भारत में जो है थार का मरुस्थल आपका, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है थार का मरुस्थल यानी कि कोई भी मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वो दिन के समय सबसे ज़्यादा गर्म होता है और जल, ठीक है, और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से इसमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। इस वजह से ही इसमें कहा गया है कि दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। कहाँ पे? थार के मरुस्थल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो पूरे विश्व को कुल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग रुग्णता यानी मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी जो है यानी रुग्णता जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को, क्योंकि यहाँ से जो है 20% ऑक्सीजन का रिलीज होता है यहाँ पे। ओके, पूरे पृथ्वी पे 20% ऑक्सीजन रिलीज होता है अमेजन के वर्षा वनों से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सघन और घने वन पाए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह चैनल पे यहाँ पे वनों की कटाई जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर 20% ऑक्सीजन की 20% ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है, तो जिस तरह से वन की कटाई हो रही है, तो ये आपका जो रेशियो है ये कम होता नजर आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य जो था वो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था। ओके फ्रेंड्स, चैनल पे आपको पंचवर्षीय योजनाएं
सब कुछ डिस्कस कराई गई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट कीजिए और आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से आपके क्वेश्चन जो कि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन वहाँ से आना ही आना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसमें निजी क्षेत्र, ठीक है। तो निजी क्षेत्र में जो है ये क्या होता है, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इसका मालिक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? और हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये भारत की बात कर रहा है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ओके, नॉर्मन बोरलॉग जो कि मैक्सिको के निवासी थे, वहाँ पे जो है इन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति को स्टार्ट किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। ओके, याद रखिएगा, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति यानी एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी कि 1991 में आपका क्या है, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। तो उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था इसमें से? वैश्वीकरण। ओके, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 1991 में जो है क्या लाया गया था, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। ओके, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? द्विस्तरीय सरकार ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये अमेरिका की विशेषता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो नीति निदेशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि द लेजिस्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं, आपको पता ही होगा। ग्राम पंचायत है, और भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में क्या है? 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं ये? आपको पता होगा, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, और जिला परिषद होता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय शासन प्रणाली होती है पंचायती राज व्यवस्था में। ओके, किसने दिया था त्रिस्तरीय शासन प्रणाली? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। चलिए ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वॉट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण जो है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये एक भौतिक क्रिया है। क्योंकि भाप से हम पानी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम पुनः प्राप्त कर नहीं कर सकते उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। लोहे में जंग का लगना, सभी रासायनिक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर पानी से भाप बन रहा है, भाप से पानी बन रहा है, ठीक है, और पानी से आप भाप बना ले रहे हैं, तो ये सब क्या है? आपकी भौतिक अभिक्रिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया कहाँ होता है? ये धातु यानी मसूड़ों का रोग है। ओके, गम्स, पायरिया जो है ये मसूड़ों का रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम जो है ये पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और इसी तरह होता है क्या? जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम जो है वो जल का संवहन करता है पूरे पौधे में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ओके, इसे कोई कहते हैं क्या? अम्लराज या सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 7/8 जो है ये भिन्न सबसे बड़ा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही है, 6.73 का क्यूब माइनस 4.38 का क्यूब अपॉन 6.73 का स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 प्लस 4.38 का स्क्वायर, ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पर है। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा? 2.35। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होता है? तो 19 का 40% जो है वो 7.6 है।
ओके, जब आप निकालेंगे इसको 19 का मीन्स हो जाता है गुणा और 40% निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7.6। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से कटती हैं और स्वयं यानी कि 1 से कटती हैं और स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा? तो अगर 5 को लेते हैं यानी 5 1 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ओके, और अगर हम 6 को ले लेते हैं तो 6 क्या है? 1 से विभाज्य है, 2 से भाज्य है, 3 से भाज्य है और स्वयं 6 से विभाज्य है। ओके, तो 6 क्या हो जाएगा? एक भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है? तो ये होता है भाज्य और अभाज्य संख्याएँ। तो 60 से 80 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएँ आएँगी, उनका औसत क्या आ जाएगा? एवरेज निकालने पे 70.2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैथ का है √12.0409 माइनस √1.2544 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 2.35 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी का है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना का संधि विच्छेद सत्य प्लस भावना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है श्वेत और श्वेद का क्या अर्थ है? तो श्वेत मीन्स क्या होता है? सफेद होता है और श्वेद माने क्या होता है? पसीना होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खाक में मिलने का अर्थ क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाना। ओके, नेक्स्ट है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल का पर्यायवाची ऑप्शन के अकॉर्डिंग पवन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है। ओके, चलिए अगला जो है क्वेश्चन हमारा ये है पैसेज। क्या दिया है इसमें? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 एंड 42। ओके, इतना लंबा पैसेज पढ़ना है और आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए आई रीड कर लेते हैं पैसेज को। For the past week, Elizabeth would come home from work and discover that her apartment smelled like cigarette smoke. She did not know where the smell was coming from. Elizabeth did not smoke. No one else had the key to her apartment to smoke inside while she was at work. The smell of smoke especially bothered her because she had asthma. One day, Elizabeth stayed home from work because she was expecting a package. When she woke up that morning, the apartment smelled fine. At 1 in the afternoon, Elizabeth went into the kitchen to make a sandwich for lunch. That was when she noticed the smell of cigarette smoke. She called the building superintendent. By the time he arrived at Elizabeth's apartment, the whole place smelled like cigarette smoke. The superintendent told Elizabeth that he was pretty sure the smoke was coming up through the vents from her new downstairs neighbor. The new neighbor was a smoker. The superintendent told Elizabeth that there was nothing to be done. The building was really old and the vents could not be sealed. It was also perfectly legal for the downstairs neighbor to smoke in his apartment. He suggested that Elizabeth should buy an air filter and see if that would help. Elizabeth bought an air filter but did not find it to be enough. Her asthma was getting worse. Her clothes and furniture were beginning to smell like cigarette smoke too. Elizabeth decided to go downstairs to talk to the neighbor. She was going to ask him not to smoke in his apartment. Elizabeth knocked on the door. When he opened the door, a huge wave of cigarette smoke came out. Elizabeth began coughing violently. The neighbor gave Elizabeth a disgusted look. Are you trying to get me sick? The neighbor asked her. Elizabeth could not believe what he was saying. No, but you are, she said. एक्चुअली यहाँ पे आपको समझ में आया होगा लास्ट लाइन में एक तो यहाँ पे वही वाली कहानी हो गई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो स्मोक कर रहा है उसकी वजह से एलिजाबेथ परेशान हो रही है, उनको ज़्यादा खांसी आ रही है। ओके, और जब दरवाज़ा खोला उसने तो क्या हुआ ये और ही डिस्गस्टेड फील कर रहा है। ओके, डिस्गस्टेड लुक दे रहा है एलिजाबेथ को ही और कह रहा है आप मुझे बीमार करने की कोशिश कर रही हैं। तो एलिजाबेथ ने क्या कहा? नो बट यू आर सोर, लेकिन आप ज़रूर कर रहे हैं। ओके, ये एलिजाबेथ ने कहा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम, तो एलिजाबेथ किससे सफ़र कर रही थी? अस्थमा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड, कहाँ रहता था? डाउन स्टेयर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स एग्जाइल। एग्जाइल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बैनिसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स माउंट। तो माउंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? जॉय। ठीक है, माउंट मीन्स विलाप करना, जॉय मीन्स खुशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें क्या पूछ रहा है? वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, तो क्या कहलाता है? ऑक्शनियर।
ओके, ऑक्सीनियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग है। इसमें कथन दिया है। कथन है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो कथन इसमें 2 दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर क्या दे दिया है, कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों ही जो है सही संबंध दर्शा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहला कथन क्या है, कारण है, और इसी का क्या है, दूसरा कथन जो है प्रभाव है। यानी कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है और इसका प्रभाव क्या है कि शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आ गई है। ठीक है, चौकसी बढ़ाने की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोपी ने विवेक से कहा वह मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी। आई रिपीट क्वेश्चन, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी। तो गोपी के भी क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को चुने, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसमें क्या दे दिया है आपका 3, 13, 17, 23, 33, 67। तो इसमें ऑड क्या है, 33, जो कि सबसे अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6:10 पर घड़ी की घंटी की सुई और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने पे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण आएगा वो 125 डिग्री आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, डैश डैश डैश, और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो MOBILE यानी मोबाइल के लिए कोड खोजें। तो इसका कोड क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, 141225181522। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 51 to 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।